सिविल सर्विसेज में। और हम साइंस की क्लास लेकर आए हैं फिर से। ये आपकी नेक्स्ट क्लास है साइंस की। इसमें न्यूट्रिशन चल रहा है और हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे न्यूट्रिशन को ख़त्म कर देंगे अगली क्लास में। एक क्लास और बचेगी इसके बाद न्यूट्रिशन की। आज वाइटामिन चलेंगे। इससे पहले हमने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ा है। आज वाइटामिन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसी में हम देखेंगे कि आपका जो इसमें ये रहा जो इससे पहले जो हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट और आपका प्रोटीन जो पढ़ा है, उससे अगला जो इसमें न्यूट्रिशंस आता है वो है आपका वाइटामिन्स। तो देखिए इस वाइटामिन्स में हम वाइटामिन्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। वाइटामिन से क्या समझते हैं और इनका रोल क्या है। इससे जो पहले हमने आपको तीन चीज़ें पढ़ाई, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। उसमें और इसमें क्या अंतर है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये जो आपके फैट हैं, देखिए फैट, कार्ब और प्रोटीन, ये तीनों क्या है, एनर्जी सब्सटेंस है। ये क्या है, तीनों एनर्जी सब्सटेंस है। एनर्जी सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि ये एनर्जी देते हैं, इनसे शरीर को एनर्जी मिलती है। आप फैट खाएंगे तो उससे एनर्जी मिलेगी, आप कार्ब खाएंगे तो उससे एनर्जी मिलेगी, आप प्रोटीन खाएंगे तो उससे एनर्जी मिलेगी। लेकिन आप वाइटामिन्स खाते हैं तो उससे एनर्जी नहीं मिलती। ये आपके एनर्जी सोर्स नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रियाएं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं उन्हें तेज कर देते हैं, अर्थात उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो वाइटामिन्स का क्या काम है, हेल्पिंग नेचर का काम है। अर्थात देखो वाइटामिन शरीर का या वाइटामिन्स का शरीर में विशेष महत्व है। क्या विशेष महत्व है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म सिस्टम में उपापचय की क्रिया का यह आवश्यक अंग है। उपापचय की क्रिया का यह क्या है, एक आवश्यक अंग है। कैसे, इसकी कमी होने पर उपापचय अनियंत्रित हो जाता है। इसकी कमी होने पर मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। जैसे मान लो वाइटामिन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, तो हीनता महसूस करने लगेंगे, डेफिशिएंसी महसूस करने लगेंगे, स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों में समस्या हो सकती है। यानी कि आपका जो मेटाबॉलिक है, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन जाना है वो गड़बड़ा जाएगा। देखो ये न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन वाइटामिन्स नहीं होते, बल्कि ये न्यूट्रिशन को बॉडी में मेटाबॉलिज्म सिस्टम में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, हेल्पिंग नेचर रखते हैं। कैसे, देख लिए, इसलिए इसे पोषक तत्वों में शामिल किया गया है। ठीक है, ये पोषक तत्व हैं, लेकिन एनर्जी सब्सटेंस ये नहीं कहे जाते। तो सीधी सी बात है, जो वाइटामिन्स होते हैं वो आपके डायरेक्ट एनर्जी सोर्स नहीं होते, बल्कि इनकी उपस्थिति में आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म सिस्टम को नियंत्रित रखती है और अच्छे से काम करती है। ठीक है, देखिए वाइटामिन्स क्या है, 1910 में विटामिन की खोज हुई और 1911 में विटामिन का नाम सी फंक के द्वारा दिया गया। इसकी खोज कब हुई होती है, 1910 में, लेकिन इसे विटामिन नाम कब दिया गया, सी फंक के द्वारा। ये नाम है आपका सी फंक, इसको आपको याद रखना है। सी फंक के द्वारा सबसे पहले विटामिन B1 की खोज की गई थी। तो सबसे पहले कौन से विटामिन की खोज की गई, B1 की। और देखा गया कि B1 जो विटामिन्स हैं वे बॉडी में क्या काम करते हैं, इनकी उपस्थिति में कैसे अच्छे से रिएक्शन होती है बॉडी में, जो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो विटामिन्स की सीधे जैव रासायनिक क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि जैव रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि यह जैव रासायनिक क्रिया में प्रेरक का काम करते हैं। प्रेरक, कैटलिस्ट का काम करते हैं, उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, उन प्रक्रियाओं को और अच्छे से उन्हें क्या करते हैं, सिस्टमाइज करने का काम करते हैं। ठीक, इनके होने पर क्रियाएं तेज होने लगती हैं, जिस नाते मेटाबॉलिज्म अनुकूल रहता है। विटामिन्स को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन्स और शरीर में बनने वाले। तो देखो विटामिन्स कौन कौन से हैं, ऐसे विटामिन्स जो पानी में घुलनशील हैं, दूसरे जो फैट में यानी वसा में घुलनशील हैं। देखिए वसा में कौन कौन से घुल जाते हैं, आपके ए है, डी है, ई है, के है। पानी में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी, ये पानी में घुल जाते हैं। लेकिन एक सी, विटामिन सी ऐसा है जो आंवले वाला है, वो नहीं घुलता।
ठीक है। शरीर में बनने वाले विटामिन कौन है? डी और के। इन विटामिन को आप बाहर से नहीं ले सकते, यानी कि नेचुरल सोर्स में आपको केवल धूप को छोड़कर विटामिन डी कहाँ से मिलती है? आपको धूप से, ठीक है। लेकिन ये बाहर किसी भोजन से नहीं मिल सकती, या किसी, देखो जैसे आप विटामिन डी के कैप्सूल खाते हैं तो उनमें विटामिन D3 होता है। उसमें क्या होता है? विटामिन D3। विटामिन D3 का मतलब विटामिन D3 की उपस्थिति में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो आप कितना भी कैल्शियम खाइए, बॉडी को आपको वो लगने वाला नहीं है, वो वेस्ट चला जाएगा। वो क्या, ब्लड में जाएगा छन के किडनी से के माध्यम से, और आपके यूरिन के माध्यम से बाहर चला जाएगा, यूरिन के रिस्टोल के माध्यम से। लेकिन अगर आपकी बॉडी में D3 है तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा अच्छे से और आपको ताकत देता है, ठीक है। विटामिन समझ में आ गया, विटामिन का क्या काम है? देखिए, चलो विटामिन डी ही पढ़ते हैं पहले। विटामिन डी क्या होता है? इसे कहते हैं कैल्सीफेरोल। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल का क्या मतलब है? देखो, कैल्सी किससे बना? कैल्शियम से। फेरोल यानी कि फेरस है आपका। बॉडी में जो आपका फास्फोरस होता है हड्डियों में, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो मैट्रिक्स, जो हड्डी का मैट्रिक्स होता है वो फास्फोरस से बनता है, मैग्नीशियम से और फास्फोरस से, और उसके बीच में कैल्शियम भरा होता है, ठीक है। तो विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल। देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के द्वारा इसे बनाया जाता है। इसे त्वचा बनाती है, त्वचा इसे क्या करती है? इसे त्वचा बनाती है। लेकिन सूर्य का प्रकाश हल्का होना चाहिए, यानी गर्मियों में जो धूप होती है आपकी मई जून में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि सुबह का प्रकाश हो और शाम का ढलता हुआ प्रकाश होना चाहिए। जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी का मौसम का वही 11-12 बजे के आसपास का जो धूप का एनवायरनमेंट होता है, उसमें बैठ के आप डायरेक्ट धूप ले सकते हैं और बॉडी में विटामिन डी बना सकते हैं, ठीक है। अब धूप में ऐसे नहीं बैठना होता कि आपने पूरी चद्दर ओढ़ ली और धूप में बैठ गए, नहीं, आपको कुछ विटामिन डी नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से मिलने वाले फोटोन जो हैं सूर्य से, वो आपकी बॉडी को, आपके कपड़ों को वार्म कर देते हैं, गर्म कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी में एनर्जी चली जाएगी, लेकिन विटामिन डी नहीं जाती। विटामिन डी लेनी है तो डायरेक्ट आपको टच कराना पड़ेगा। किससे? आपकी जो स्किन है उससे आपको डायरेक्ट टच करानी पड़ेगी धूप। तो उसके लिए क्या करना पड़ा होगा? आपको अधिक से अधिक कम कपड़े पहनने होंगे। अधिक से अधिक कम का मतलब होता है कि कम से कम कपड़े पहनने होंगे, ठीक है। तो प्रकाश हल्का होना चाहिए, जैसे सुबह और शाम की धूप में, ठीक है। यानी कि जो आपका जो प्रकाश है आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करे। कपड़े पहने हुए बॉडी पे प्रकाश काम नहीं करेगा, ठीक है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। देखिए, जब डी ही नहीं रहेगा, जब डी की अनुपस्थिति रहेगी तो कैल्शियम नहीं जाएगा बॉडी में। देखिए, ये हड्डियां आपकी है, मान लीजिए ये आपकी हड्डी का मैट्रिक्स है, ये आपकी हड्डी का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब जो फाइबर से बनता है जो, तो ये क्या है? इसमें फास्फोरस है और इसमें क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये इन दो का बना होता है। और ये जो कैल्शियम है, इनके बीच में जो ये जगह होती है, इसमें कैल्शियम भरा होता है। तो यहीं तो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में कैल्शियम का। ये धीरे धीरे अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो विटामिन डी की कमी, ये सारा सिस्टम किसकी उपस्थिति में होता है? विटामिन डी की उपस्थिति में। तो जैसे विटामिन डी, और विटामिन डी वाला भी कौन सा? D3। देखिए, आपकी जो विटामिन्स के जो मल्टीविटामिन्स कैप्सूल होते हैं उनमें डी देखेंगे आप, विटामिन डी नहीं लिखा होगा, वहाँ D3 लिखा रहता है। या आप कैल्शियम के जो कैप्सूल लाते हैं, जो गोलियां लाते हैं टैबलेट, उसमें भी D3 लिखा रहता है। तो वही D3 क्या है? वही आपकी, यानी कि D3 की उपस्थिति में आप बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में इसमें कैल्शियम भरा होता है, इसी से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो जितना अच्छा कैल्शियम होगा उतनी हड्डी मजबूत होगी। बहुत ज़्यादा भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम होने से ये फिर फ्रेजाइल हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको समझिए, यानी कि बैलेंस वाली बात है वही। अब देखिए, त्वचा कमज़ोर हो जाती है, यानी कि कैल्शियम की अनुपस्थिति किससे क्या हो सकती है? विटामिन डी की अनुपस्थिति में क्या हो सकता है? त्वचा कमज़ोर हो सकती है आपकी, ठीक है। क्योंकि देखो, विटामिन डी के कारण ये त्वचा में बनता है, और जब त्वचा में विटामिन डी नहीं बनेगा तो त्वचा कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए त्वचा को अच्छा रखने के लिए, साफ करने के लिए आप देखते होंगे
आपकी बॉडी में या आपकी बॉडी जो त्वचा है उसको शाइन करने के लिए कैल्शियम की गोली खिलाई जाती है। जैसे आपके यहाँ डेड सेल इकट्ठी हो जाती हैं चेहरे पे, झाइयाँ आ जाती हैं, ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्सीफेरोल के फिर पाउच खिलाए जाते हैं आपको। डॉक्टर के पास जाओगे तो कैल्सीफेरोल का पाउच होगा, उस पर D3 लिखा रहता है और उस पर यूनिट लिखा रहता है कितनी यूनिट है ये, ठीक है। अगर ये 5K से 8K के बीच में है तो आपको डेली खाना पड़ेगा, यानी कि डेली 1 कैप्सूल खाइए। लेकिन अगर ये 60K है, 60K से लगभग 80K के बीच में है तो फिर सप्ताह में 1 बार खाना होता है, ठीक है। तो ये इसमें कैल्सीफेरोल के कैप्सूल आपको पाउच खिलाए जाएंगे या फिर टैबलेट खिलाई जाएंगी, बिल्कुल। तब देखिए रिकेटस नामक रोग हो जाता है बच्चों में। रिकेटस एक हड्डियों का ही रोग है जिसमें हड्डियां तिरछी हो जाती हैं। आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रियों के या भारत में भी बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें विटामिन D की कमी से कैल्शियम की आपूर्ति नहीं हो पाती और बच्चा हड्डियों से क्या हो जाता है, उसकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, वही रिकेटस रोग है, ठीक है। अब देखिए बड़ों में कौन सा होता है, ओस्टिमेलेसिया। तो ये ओस्टिमेलेसिया क्या बीमारी है, ये भी हड्डियों की ही बीमारी है। ओस्टिमेलेसिया भी किसकी बीमारी है, कैल्शियम से संबंधित बीमारी है, ठीक। ये बड़ों में होती है और बच्चों में क्या होती है, रिकेटस। डेक्सा टेस्ट, आपकी बॉडी में विटामिन D का जो टेस्ट करते हैं डॉक्टर, उसका टेस्ट का नाम क्या है, डेक्सा। क्या नाम है, डेक्सा। इस डेक्सा टेस्ट की वजह से ये पता चल जाता है कि विटामिन D बॉडी में है या नहीं। अगर बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो फिर विटामिन D का आपको कैप्सूल और इंजेक्शन दिए जाएंगे और फिर उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति करा दी जाएगी और आपकी बॉडी अच्छे से काम करने लगती है। तो ये आपका विटामिन D का रोल है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इससे अलग कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में, ठीक है, इसी में कवर हो जाएगा। आगे देखिए विटामिन K, विटामिन K फिलोक्विनोन कहते हैं इसको, विटामिन K फिलोक्विनोन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। देखो ये कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, अर्थात इसे लीवर स्वयं बनाता है। लीवर क्या करता है, इसे स्वयं बनाता है, इनके बॉडी में अपने आप ही बनता है। इसे आप बाहर से सब्जियों से नहीं ले सकते विटामिन K को, ये बॉडी में अंदर बनता है, तो लीवर में बनता है। यह रक्त का थक्का बनाने के लिए काम करता है, यानी कि जब बॉडी में रक्त का थक्का जमता है, मान लिया कहीं कट फिट जाए तो वहाँ प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन आ जाता है और वो एक मैट्रिक्स बना देता है, जिस मैट्रिक्स से थोड़ा प्लाज्मा तो बाहर आ जाता है लेकिन RBC रुक जाती है और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो उसमें इसका भी बड़ा रोल होता है विटामिन K का, फिलोक्विनिन का, ठीक है। यह प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाता है, इसके नहीं होने पर, चोट लगने पर ब्लड ज़्यादा निकल सकता है और रक्तस्राव से बचाव करता है और ये क्या करता है, रक्तस्राव से बचाव करता है, ठीक है। विटामिन K समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके आगे चलिए, विटामिन E, विटामिन E देखिए विटामिन E क्या है, विटामिन E टोकोफेरोल इसका नाम है, टोकोफेरोल। इसके माध्यम से स्किन को रीजनरेट, स्किन को क्या किया जाता है, रीजनरेट किया जाता है। रीजनरेट का मतलब है दोबारा से स्किन अगर में कोई समस्या पैदा हो रही है, फंगस है, तो इसको रीजनरेट करने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, विटामिन E दिया जाता है, किया जाता है। और डेड स्किन को हटा देता है, ये क्या करता है, डेड स्किन को हटाने का काम करता है। डेड स्किन का मतलब जो ऐसी स्किन की ऐसी सेल जो डेड हो चुकी हैं और आपकी बॉडी पे अलग चमकती हैं, यानी कि आपकी बॉडी की जो सुंदरता है, शाइनिंग है, वो डल हो रखी है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कौन निभाएगा, विटामिन E की उपस्थिति में वे सब चीज़ें हट जाती हैं और चेहरे पर या आपकी बॉडी की जो स्किन है उसमें शाइन आ जाती है, ठीक है। एक काम और करता है, प्रजनन क्षमता का भी विकास करता है। अगर विटामिन E की कमी आ जाए बॉडी में तो आपकी जो प्रजनन क्षमता है उस पर बहुत तेज़ी से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखो ये कहाँ मिलता है, फलों में मिलता है, ग्रीन टी में मिलता है, ब्लैक टी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रीन टी में, ब्लैक टी में, फलों में, सिट्रस और आपके जो अन्य फल हैं उनमें पाया जाता है। अब देखो विटामिन E हो गया, आगे देखते हैं अगला। अब देखो विटामिन A पढ़ते हैं, K और E हमने पढ़ लिया है। अब देखो विटामिन A, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन A इसका नाम है आपका रेटिनॉल। देखो
सभी एग्जामों में, चाहे फिर वो बी ग्रेड का हो, सी ग्रेड का हो, डी ग्रेड का भी होता है कोई एग्ज़ाम, या सिविल सर्विसेज का भी होता है, जैसे पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादा संभावना ये रहती है कि विटामिन ए से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि विटामिन ए की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, भारत में ही नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा समस्या है। जबकि ये फलों में, सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन संसाधन कम होने की वजह से, लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से लोगों तक ये चीज़ें पहुंच नहीं पाती, और जो फूड डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से विटामिन की कमी आ जाती है, और वही डेफिशिएंसी क्या करती है, बॉडी को बीमार कर देती है, डिजीज लेकर आती है। ठीक है, तो विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन के शरीर में बहुत आवश्यक है। अच्छा, ये के कैसे आ गया, एक सेकंड, ये विटामिन ए है तो रेटिनॉल है। विटामिन के तो हो गया ना, ये ए है, ये है आपका ए, क्या है ये आपका ए है, विटामिन ए। तो विटामिन ए शरीर में बहुत आवश्यक है। ये क्या काम करता है, तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र का मतलब जो नर्वस सिस्टम है, मैंने आपको जब सेल पढ़ाई थी तो उसमें सेल में मैंने आपको ये बताया था कि आपकी सबसे बड़ी सेल नर्व सेल होती है। नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे अभी आगे, उसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि विटामिन ए की उपस्थिति में आपका जो नर्वस सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहेगी तो नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, तो उसमें थोड़ा क्या होता है, बुद्धिहीनता की समस्या आ जाती है, भूल भुलैया की समस्या, ये समस्याएं पैदा होने लगती है। ठीक है, इसके नाते शरीर में कोऑर्डिनेशन का विकास होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जो आपका सिग्नल सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन, जो आपका सिग्नल सिस्टम है, तो सिग्नल सिस्टम कौन सा, नर्वस सिस्टम का। तो कोऑर्डिनेशन तो नर्वस से होता है। भाई यहाँ पे चोट लगी, तो यहाँ पे चोट लगने से क्या हुआ, एक सिग्नल गया कहाँ, एक मोटर के द्वारा, मोटर क्या है, न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन मोटर के द्वारा कहाँ गया, दिमाग में सिग्नल गया, किसी चीज़ से बॉडी टकराई है, तो आपने चोट लग के हाथ पीछे हटाया, तो उसने फिर दिमाग ने, यानी कि ब्रेन ने फिर सिग्नल भेजा कि हाथ पीछे करिए। जैसे मान लिया किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख जाए, एकदम हटा लेंगे आप, आपने सोचा तो नहीं हटाने के लिए, नहीं, क्योंकि ब्रेन में पहले से ही ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि वो सिग्नल जाता है, सिग्नल बताता है, और फिर अपने आप बॉडी को क्या करता है, मैसेजिंग के माध्यम से तुरंत एकदम डिसीजन दे देता है। आप सोच नहीं पाते, उससे पहले वो डिसीजन ले लेता है। तो ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन के कारण होता है, ये सब सिग्नल सिस्टम के कारण। तो विटामिन ए का उसमें भी योगदान होता है। इससे आँख की रोशनी भी बढ़ती है। ठीक है, आँख की रोशनी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि जो आपकी आंखों में रेटिना जो होता है उसके लिए बहुत ही ये आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें मस्तिष्क का भी विकास होता है, इसकी वजह से मस्तिष्क का विकास होता है। देखिए जो एग्जामों में, जो किताबों में अधिकतर लिखा रहता है कि विटामिन ए आँखों की बीमारी, आँखों की कमी, कम दिखना, ये वो फलाना ढिमका, इस तरीके का रहता है, लेकिन वो भी है। अभी जो एग्जामों में नए तरीके से पूछा गया है, जैसे मस्तिष्क में, अगर वहाँ एग्जाम में आ जाए कि निम्न तथ्यों पर विचार करो, कि निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, तो निम्न तथ्यों पर विचार करने पे मान लिया नंबर 1 में ऐसे लिख दिया गया कि विटामिन ए मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। विटामिन ए मस्तिष्क के विकास में, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट में सहायक होता है। ठीक है, तो आपका एकदम से दिमाग जाएगा कि विटामिन ए का मस्तिष्क से तो कोई संबंध नहीं है, हम तो बचपन से आंखों से पढ़ते हुए आए हैं उसको, क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं होती कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ पे इफेक्ट करती है, वो बॉडी के हर हिस्से को कहीं ना कहीं इफेक्ट करके चलती है। तो एग्जामों में ये तथ्य रखे गए हैं कि मस्तिष्क के विकास में सहायक है विटामिन से, तो ये क्वेश्चन, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाता है। कोऑर्डिनेशन का काम नर्वस सिस्टम को, भाई जब ब्रेन के लिए काम करेगी तो नर्वस सिस्टम को अच्छा रखेगी, तो इसलिए विटामिन ए से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, उससे जो फैक्ट है मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, विटामिन ए हो गया। आगे चलिए, अब आइए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि मांसपेशियों को यह मजबूत करता है।
मांसपेशियों को। देखिए जो डॉक्टर होते हैं, जब कमजोरी आ जाती है, हीनता आ जाती है, तो विटामिन सी की गोलियां भी देता है डॉक्टर, या कुछ ऐसी टैबलेट्स देता है जिससे विटामिन सी की पूर्ति हो, या फिर आपको कुछ ऐसी डाइट में चीज़ें बताएगा जिससे आपकी बॉडी में विटामिन सी बढ़े। तो ये क्या करती है, मांसपेशियों में जो मैट्रिक्स होता है, ये बनाती नहीं है मैट्रिक्स, वो प्रोटीन से बनता है। जैसे मसल ब्रेक होती है और फिर जब उसको दोबारा से रिजनरेट होना है तो एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। और एमिनो एसिड जो कौन कौन से एमिनो एसिड है, असेंशियल और नॉन असेंशियल, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो ब्रेक होने के बाद जब रिजनरेट होती है, दोबारा से बनती है, यानी कि तो उस समय विटामिन सी की भी उपस्थिति होनी चाहिए। अर्थात ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्ट इसकी उपस्थिति में वो काम अच्छे से होता है। ठीक है, जिससे मसूड़े भी मजबूत होते हैं। विटामिन सी के उपस्थिति में मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। इसकी कमी से मसूड़ों का स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए आंवले का विटामिन पानी में नहीं घुलता। मैंने आपको बताया था शुरू में पहली स्लाइड में कि विटामिन सी कैसा है, पानी में घुलनशील है, लेकिन आंवले में जो विटामिन सी होता है वो पानी में नहीं घुलता। ठीक है। सिट्रस फ्रूट, रसदार फलों में अधिक पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और घाव भी देरी से भरता है। स्कर्वी कैसा रोग है, मसूड़ों का रोग है, और घाव देरी से भरेगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। पानी में घुलनशील का मतलब क्या है, देखो आप देखते हैं मई जून के मौसम में जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, घर से सड़क पर जाता है, तो उसे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। वो कारण क्या होता है कि यहाँ से जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पानी की कमी आएगी। तो विटामिन सी पानी में घुल जाता है, लेकिन विटामिन सी जब पानी में घुल जाएगा तो पानी जब बाहर आएगा तो आपकी बॉडी से विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी होते ही आपकी बॉडी को चक्कर आने लगेंगे। ठीक है। तो विटामिन सी इसलिए आपको क्या नींबू का पानी का घोल पिलाया जाता है। उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस भी होते हैं, वो मैं बताऊंगा जब मिनरल्स पढ़ाऊंगा, उसका भी योगदान है, लेकिन विटामिन सी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है। तो इसका भी रोग किससे जुड़ा है, मसूड़ों से। समझ गए आप इस बात को। आगे देखिए, अब देखिए विटामिन बी। ये विटामिन बी क्या है, देखिए ये कोई एक सिंगल विटामिन नहीं है, इसका एक पूरा ग्रुप है विटामिन बी का। उस ग्रुप में कौन कौन से हैं, B1 है, B2 है, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12। इसकी मैं अभी आपको बताऊंगा, इसके अलग अलग नाम बताऊंगा आपको कि किसको क्या कहते हैं, इसका क्या क्या रोल है। तो देखिए सबसे पहले विटामिन B1 की खोज हुई, आपको पता है कब, 1910 में हुई थी। इसकी कमी से क्या होता है, बेराबेरी रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, बेराबेरी। तो फिर बेराबेरी भी एक प्रकार का स्किन का ही रोग होता है, और आपके पैर सूज जाते हैं, इसमें मोटे हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में समस्या पैदा करने लगेगा। बेराबेरी कहते हैं उस रोग को। तो रोग हो जाता है। इसकी कमी से शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। सबसे मेन कंटेंट ये है, इसकी कमी में शरीर में कार्ब का पाचन, इसकी कमी से शरीर में कार्ब का पाचन नहीं होता। इसकी कमी से शरीर में कार्ब का पाचन नहीं होता है। तो क्या होता है, जब कार्ब का पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, आप कितना भी खाना खाइए। जैसे मान लिया कोई कहता है यार मैं मोटा नहीं हो रहा है तो इतना खाना खाता हूँ, तो देखो कहीं विटामिन बी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, जब आपको डॉक्टर विटामिन देता है तो बी कॉम्प्लेक्स देता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में सारे होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये सारे विटामिन होते हैं उसमें। तो आपकी बॉडी में B1 की भी पूर्ति करता है। ठीक है। तो फिर जब आपकी बॉडी में विटामिन जाने लगते हैं तो आपकी बॉडी को फूड लगने लगता है। लगने का क्या मतलब है कि उसमें फूड की सप्लाई होने लगेगी आपकी सेल में, और तेजी से आपकी बॉडी ग्रो करती है। ठीक है। तो क्या कहता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और थकान लगने लगती है। ऐसी स्थिति में नाड़ी तंत्र ठीक से काम नहीं करता, अर्थात आपका BP लो रहने लगेगा। ठीक है भाई, जब डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी रहेगी, तो नॉर्मल बात है BP भी लो रहने लगेगा। तो नाड़ी विज्ञान के जो डॉक्टर होते हैं नाड़ी पकड़ के देखते हैं कि नाड़ी धीमी चल रही है, तो वो समझ जाता है कि नाड़ी धीमी चल रही है, तो उसका क्या मतलब है, आपके विटामिन की बॉडी में डेफिशिएंसी है। तो वो क्या करेगा, आपको ऐसे न्यूट्रिशन देगा, ऐसी दवाइयाँ देगा, ऐसे मतलब इस तरीके के खाने बताएगा जिससे बॉडी में विटामिन B1 की पूर्ति हो जाए, और फिर इसकी पूर्ति होते क्या, कार्ब का पाचन होना शुरू हो जाएगा और बॉडी ग्रो करने लगेगी। सभी छिलके वाली दालों में, ड्राई फ्रूट्स में है पाया जाता है। तो फिर आपको दाल खाने के लिए बताया जाएगा। तो दाल में केवल प्रोटीन ही नहीं होता,
विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो छिलके वाली जो दाल होती हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है, विटामिन B1। इसलिए दालों को छिलका उतार के नहीं खाना चाहिए, छिलके सहित दाल खानी चाहिए। बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें जो छिलके सहित खाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए। तो ये होगा विटामिन B। अब समझिए, इसके बाद मैं आपको एक विटामिन B3 के बारे में बताता हूँ पहले, फिर पूरी विटामिन B की आपको लिस्ट बताऊंगा और उससे होने वाले रोगों के बारे में। देखिए, विटामिन B3, अभी हमने B1 पढ़ा, B2 नहीं पढ़ते, वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रोल नहीं है, मैं उसकी लिस्ट दूंगा, उसे समझा दूंगा, तब लिख लेना आप। तो निकोटिनोमाइड कहते हैं इसे, इसके और भी नाम है, नियासिन वगैरह भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। अब देखो, इसकी कमी से पीलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पीलाग्रा, पीलाग्रा क्या है, पीले पीले चकत्ते हो जाते हैं स्किन पे। आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे पीलाग्रा रोग, तो उस पर देखेंगे आप हजारों प्रकार के उसमें दिखाई देंगे आपको पिक्चर, तो उससे देखना आपके पीलाग्रा किस टाइप का रोग होता है, ठीक है। पीले पीले चकत्ते, यह उपापचय की क्रिया में भूमिका निभाता है, मेटाबॉलिज्म में। किसमें, मेटाबॉलिज्म में इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल का मतलब सही से काम नहीं करता, अर्थात विटामिन B3 की कमी से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए, मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ाएगा और B3 की कमी है आपकी बॉडी में, तो 4D नामक बीमारी होती है। इनको 4D कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, 4D। 4D है। पहला D, डायरिया। डायरिया किसे कहते हैं, आपकी बॉडी से तेजी से पानी निकल जाएगा, जिसको कहते हैं दस्त लग जाना, यानी कि लूज मोशन हो जाना बहुत तेजी से। डायमेंशिया, भूलना, पागलपन, विक्षिप्तता की समस्या हो जाएगी आपकी बॉडी में। डर्मेटाइटिस, ये आपका है डर्मेटिटिस या डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं आप इसे। तो डर्मेटाइटिस का मतलब है स्किन की समस्या हो जाएगी आपकी बॉडी में, स्किन प्रॉब्लम। और ये क्या है, डेथ। चौथा है आपका डेथ, अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो डेथ हो सकती है व्यक्ति की। तो विटामिन B देख ली, B कॉम्प्लेक्स कितना मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी बॉडी के लिए। तो ऐसे नहीं है कि केवल एनर्जी ले लो आप और विटामिन की कमी हो। देखो, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ लोग अवेयर नहीं होते, वहाँ एक ही तरीके का भोजन चलता रहता है। आलू ही चल रहे हैं डेली, या अब सर्दी आ गई तो हरी सब्जियाँ ज़्यादा चलती रहेंगी, उसमें भी फिर कुछ हरी सब्जियाँ, जैसे साग चल रहा है, साग ही साग चल रहा है, साग ही साग चल रहा है। तो उससे क्या होता है, एक चीज़ की पूर्ति हो जाती है लेकिन दूसरी चीज़ों की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो ये समस्या पैदा होती है। इसलिए आपको एक बैलेंस डाइट यानी कि बैलेंस फूड खाना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि आप दवाइयाँ खाइए इस तरीके की, लेकिन आपके फूड में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज़ का एक ही चल रहा है, रोज़ का एक ही चल रहा है, तो एक की पूर्ति होती रहेगी लेकिन दूसरे की डेफिशिएंसी होती रहेगी, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, अब आप पढ़ेंगे विटामिन B6 और B9 और B12। देखिए, B6, B9 और B12। तो B6 का नाम क्या है, पायरिडक्सिन। क्या है, पायरिडक्सिन। B9 क्या है, फोलिक एसिड। और B12 क्या है, साइनोकोबालेमिन। तो एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी। तो बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी का मतलब क्या है, HB की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी क्या करेगी, जब हीम यानी कि आयरन की कमी हो गई, हीम एस से बना आयरन और बी से बना ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, ये आपकी आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। और ये आरबीसी में क्या करता है, ये बी के साथ में H, B और O, ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है और ब्लड में बहता है। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड में कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा सप्लाई कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है आपकी बॉडी को एनर्जी कम मिलने लगेगी, अर्थात क्या कह सकते हैं, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इन तीनों की कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब है खून की कमी है, कमजोरी आ जाएगी, बहुत शरीर बहुत ही पीला पीला सा होने लगेगा और आप थकान महसूस करेंगे और बहुत सी समस्याएं पैदा होने लगती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये पढ़ लिया आपने। अब देखिए, विटामिन B कॉम्प्लेक्स। B कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ आती हैं बाजार में, स्टोर से जाइए आप लेके, कहिए B कॉम्प्लेक्स के हमें कैप्सूल दे दीजिए, तो वो आपको B कॉम्प्लेक्स का एक कैप्सूल देगा। तो उसमें क्या होगा, यही सभी होते हैं,
B1 B12 सॉरी B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12। तो ये कितने हैं? 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 वाइटामिन यानी कि बी कॉम्प्लेक्स का जो परिवार है वो 8 लोगों का है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, इनकी कमी से क्या होता है। B1 नाम क्या है? थायमीन। एग्जाम में पूछा जाता है B1 नाम क्या है? थायमीन। समस्या क्या है? बेरी बेरी। बेरी बेरी कैसा रोग होता है? स्किन का रोग होता है। ठीक है, दूसरा B2 राइबोफ्लेविन। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका जो इससे जो बीमारी होती है, देखिए इससे बीमारी क्या होती है? एरिबोफ्लेविनोसिस ग्लोसिटिस, यानी कि ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑन द टंग, यानी कि जीभ होती है आपकी, उससे फंगस आ जाएगी और रेड रेड हो जाता है उससे पूरा। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की बीमारी होती है। किसकी वजह से होती है? B2 की कमी से। अब B3 की कमी से देखिए क्या होता है? ये नियासिन है, निकोटिनोमाइड भी कहते हैं इसे, नियासिनामाइड भी कहते हैं इसे, और राइबोसाइड भी इसे कहा जाता है। ये तीनों नाम है इसके, मैंने तीनों चारों नाम लिख दिए। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछेगा वो आप इसको बता सकते हैं। तो देखो इससे क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है, ये भी स्किन का ही रोग है, चकते हो जाते हैं स्किन पे। B5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंटोथेनिक एसिड, इसी कमी से बीमारी क्या होती है? पेरेस्थेसिया। तो बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड, यानी कि आप देखोगे कहते हैं ना कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा, इसमें सुन्नपन सा रहता है। ये सुन्नपन सा क्या है? ये सुन्नपन सब क्या है? यह है आपका B5 की कमी से, अर्थात विटामिन B की कमी से आपका जो हैंड है, आपको उसमें जो नंबनेस है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसमें जो वेन्स जाती हैं उनमें रिएक्शन होना बंद हो जाता है, अर्थात सुन्नपन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विटामिन B की, यानी B में भी कौन सा? B5 की कमी नहीं होनी चाहिए। B6 क्या है? पैराडॉक्सिन एनीमिया, अभी बताया मैंने आपको। B7 क्या है? बायोटीन है। डर्मेटाइटिस, अभी बताया मैंने आपको। B9 क्या है? फोलिक एसिड या फोलेट्स कह सकते हैं इसे, फोलिक एसिड भी कहा जाता है। और इससे बीमारी क्या होती है? मेगालोब्लास्ट एनीमिया। मेगालोब्लास्ट एनीमिया का मतलब है जो आपके RBC है वो इन्फेक्टेड हो जाती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और बॉडी में खून की कमी हो जाती है। B12 साइनोकोबालेमिन, यानी कि इसका मतलब, यानी कि इससे जो कौन सी बीमारी होती है? परनिसियस, यानी कि ए डिक्रीज ऑफ द RBC की फिर से कमी हो जाएगी इसमें। तो आपने देखा कि विटामिन्स कितने यूजफुल हैं बॉडी के लिए। बिना विटामिन्स के आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। न्यूट्रिशन कितना भी ले लीजिए, विटामिन्स की अगर कमी है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो न्यूट्रिशन कहीं नहीं लगने वाला। आप देखते हैं भारत में जो समस्या होती है न्यूट्रिशंस की, लोगों तक खाना तो पहुंच जाता है, लेकिन उसमें जितने विटामिन्स उसमें खाने में पहुंच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जिनकी डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी बनी रह जाती है और समस्या फूड की बनी रहती है। इसलिए मेडिकल हेल्थ सुविधाएं और अच्छा फूड सब तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, यही आपके लिए सीखना भी है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली क्लास लेकर आएंगे मिनरल्स पे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी में कौन कौन से मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार।